अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। होम टैब पे जैसे ही आप, वैसे तो ये सारे टैब्स हैं, लेकिन जैसे ही होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलाइनमेंट ग्रुप आ जाएगा। फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आज हम अलाइनमेंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो अलाइनमेंट ग्रुप इस पोर्शन से यहाँ तक ये सारा एरिया जो है वो अलाइनमेंट ग्रुप का कहलाता है। ठीक है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये अलाइनमेंट ग्रुप कहलाता है। तो आज हम ये सारे बटन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बटन्स की क्या क्या काम है। तो आइए बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल की जानिब। तो ये जैसे ही मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट मेंशन किया, इसकी मैं कुछ लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जब आप इसके अंदर राइट कर रहे होंगे ना तो ये बटन कुछ इस तरह से अपीयर होगा, लेकिन जब आप इसके टेक्स्ट को बाहर लेकर आएंगे फिर ये बटन इस तरह से अपीयर होगा। और मैंने इस तरह से इसकी विड्थ इस सेल की और इसकी जो है ना वो हाइट इंक्रीज़ कर ली। ठीक है, विड्थ और हाइट मैंने इसकी कर ली इंक्रीज़। अब यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन सेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट की। ये जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है इसकी मैं पोजीशन सेट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इसकी पोजीशन सेट करने के लिए इसकी पोजीशन अलाइनमेंट दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई है, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं जैसे कि टॉप, मिडल एंड बॉटम, टॉप, मिडल, बॉटम, इस अलाइनमेंट को बोलेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप इन तीन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। और एक होता है लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। इन तीन बटन्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेंटर में लेकर आना है, तो पहले तो मुझे इसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी इसको सेंटर में होना चाहिए, तो मैंने इसको वर्टिकली सेंटर में कर दिया। और हॉरिजॉन्टली भी, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी इसको सेंटर में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली भी मैंने इसको सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको इस जगह पे चाहिए टेक्स्ट, तो आप क्या करें, बिल्कुल राइट साइड और बिल्कुल इसको अप टॉप साइड पे ले जाएं तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिल वक्त दोनों तरफ सेंटर में, वर्टिकल भी अलाइनमेंट सेंटर में, हॉरिजॉन्टली भी मैंने इसको सेंटर में कर दिया। तो अब आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की जो है ना वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के लिए ये बटन अवेलेबल है, इस पर क्लिक करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद आती है हमारे पास वर्टिकल टेक्स्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट फिल नहीं आया तो आप इसको या तो यहाँ से इस तरह इसकी हाइट बढ़ा लें तो ये फिट आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतने ही हिस्से में ये फिट आए तो उसके लिए क्या है, इस पे जाके सेल फॉर्मेट पे जाना है और श्रिंक टू फिट पे क्लिक कर देना है। तो श्रिंक टू फिट पे जब आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इतनी ही एरिया में फिट आ जाएगा। उसके बाद आता है रोटेट टेक्स्ट अप, यानी कि आप इस तरह से नीचे से ऊपर की जानिब अगर इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप अगर अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली भी आपका टेक्स्ट सेंटर में है और वर्टिकली भी आपका टेक्स्ट क्या है, सेंटर में है, और आपने श्रिंक टू फिट बटन पे क्लिक किया हुआ। अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से भी इसकी डायरेक्शन को जो है ना वो पूरा 180 डिग्री तक आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इससे बैक उसने आपको परमिशन नहीं दी। उसकी वजह ये है कि अगर इससे बैक जाता ना आपका टेक्स्ट तो वो टेक्स्ट आपको उल्टा होना शुरू हो जाता, मतलब TEXT जो लिखा है वो उल्टा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसने आपको इतना ही जो है ना मूव करने का जो है ना वो दिया है परमिशन, कि आप इतना ही अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे आपको बेहतर लगे आप वहाँ पे रख के इसको ओके कर दें तो आपका टेक्स्ट उतना क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। इस तरह से इसकी रोटेशन आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल, ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी रोटेशन को सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि बिल्कुल इसको मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट को लें और इसकी जो है ना वो रोटेशन न्यूट्रल कर दें और ओके कर दें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज में लेकर आता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं एक जगह पे माइक्रोसॉफ्ट लिखता हूँ दोबारा से, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट लिखा। माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद अब मैं इन दो बटन्स को डिस्कस करना चाहूँगा
जो बॉर्डर से आगे तक का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये इंडेंटेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो चुकी है इंडेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की इंडेंटेशन यानी कि सेल के स्टार्ट से जो फासला है उसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को जितना मर्जी इंक्रीज भी कर सकते हैं और जितना मर्जी उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, मैं आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा तो ये एक्सेल जो है ना वो टेक्स्ट यानी कि इस सेल से बाहर की जानिब आ रहा है, ठीक है। तो इसके या तो एडजस्ट करने का मेथड ये है कि मैं इसका यहाँ से विड्थ बढ़ा दूँ और इसको एक सेल के अंदर ले आऊँ। लेकिन अगर आप यहाँ से विड्थ बढ़ाने से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट या जो आपने मतलब टेबल बनाया होता है इसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाती है। तो फिर आप क्या करें, इस पर क्लिक करें और इसको रैप टेक्स्ट कर दें। तो इस तरह से उतनी ही जगह में आपका टेक्स्ट जो है ना वो रैप होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अनरैप करना है तो इस तरह, अगर रैप करना है तो इस तरह से ये रैप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी रैपिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इस तरह से टेक्स्ट को आप रैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि वो एक सेल से ज़्यादा जो है ना वो एक्सीड कर रहा है तो आप उसको रैप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स मर्ज करने का बटन। मर्ज करता है जिस सेल्स को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 सेल सेलेक्ट किए, ये सेल्स मैंने सेलेक्ट किए और मैंने किया इनको मर्ज एंड सेंटर। तो ये सारे सेल्स आपस में मर्ज होके एक सेल बन जाएंगे और आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है वो बिल्कुल किस में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, मर्ज एंड सेंटर। और अगर आप इसको वर्टिकली भी सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका जो है ना वो टेक्स्ट बिल्कुल मर्ज होके सेंटर में आ जाएगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मसलन कि मैंने लिखा एक्सेल, ठीक है, एक्सेल लिखा और मैंने इनको सेलेक्ट किया। सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना एक्सेल बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो आपने इस पर क्लिक करना है और आपने कर देना मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एक्सेल है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने मेंशन किया और इस तरह से मैंने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया, सारे पोर्शंस को, सारे जितने भी सेल्स को मैंने मर्ज करना है तो मैंने उसको कर दिया। अगर मैं जस्ट मर्ज सेल करूंगा तो सेल्स तो मर्ज हो जाएंगे लेकिन वो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने मर्ज किया, मर्ज तो हो गया लेकिन आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं आया। अगर मैं चाहता था कि मैं इसको सेंटर में भी लेकर आता तो फिर क्या करना था, बेहतर था कि आप मर्ज एंड सेंटर कर देते, मर्ज एंड सेंटर। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली सेल्स मर्ज भी हो जाएंगे और आपका टेक्स्ट सेंटर में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला मर्ज सेल्स करेंगे तो सेल्स तो मर्ज हो जाएंगे लेकिन आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने इन सेल्स को मर्ज करना है, इन सेल्स को, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं सेंटर में नहीं बल्कि सिर्फ मर्ज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को सेंटर में नहीं लेकर आना चाहता, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया। तो ये मर्ज होके एक बॉक्स बन गया। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया और मैंने मर्ज अक्रॉस कर दिया, ठीक है। मर्ज अक्रॉस का काम है कि ये रो वाइज मर्ज करता है, कॉलम वाइज मर्ज नहीं करता, ठीक है। इसने मर्ज तो किए लेकिन रो वाइज इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 रोज हमने सेलेक्ट की थी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको मर्ज करूंगा, मर्ज अक्रॉस, मैंने इसको किया मर्ज अक्रॉस। तो जब मैं मर्ज अक्रॉस करूंगा तो ये सिर्फ रो वाइज उनको मर्ज करेगा, कॉलम वाइज मर्ज नहीं करेगा। तो कितने सेल बना देगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब मर्ज अक्रॉस किया जाता है वो रो वाइज उनको मर्ज करता है, मसलन 1 2 3 4 एंड 5। तो मर्ज अक्रॉस जो है ना वो सिर्फ रो वाइज मर्ज करता है लेकिन जो आपका मर्ज सेल्स है वो जितने भी सेल्स हों उनको मर्ज करके एक सेल बना देता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इनको फॉर एग्जांपल दोबारा से अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप अनमर्ज कर दें, तो इस तरह से वो सेल्स दोबारा वापस आ जाएंगे आपके, ठीक है। दोबारा से आपको उतने ही सेल्स इस तरह से आप इसको अनमर्ज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इन चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जब आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा।
जब आप मर्ज सेल्स करेंगे तो सेल्स तो मर्ज हो जाएंगे लेकिन टेक्स्ट सेंटर में नहीं आएगा। जब आप मर्ज क्रॉस करेंगे तो फिर सिर्फ रो वाइज मर्ज होगा, कॉलम वाइज मर्ज नहीं होगा। अनमर्ज से वो तमाम चीज़ें वापस अनमर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द एंड लास्ट में हमारे पास एक बटन है टेक्स्ट डायरेक्शन का। इस बटन को वैसे अगर ना ही आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप सेल के अंदर मूव कर जाएंगे और आप इस पर राइट कर सकते हैं। मसलन कि मैंने लिखा FMS एक्सेल, तो पहले मैं इसकी डायरेक्शन पहले सेट कर लूँ। तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उसको कहा लेफ़्ट टू राइट। जब आपको पता है इंग्लिश, जब आप लेफ़्ट टू राइट मैंने इसकी डायरेक्शन सेट की है, जब आप इंग्लिश राइट करते हैं MS एक्सेल, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश और नॉर्मली लेफ़्ट टू राइट ही होती है। तो इस तरह से आप राइट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप राइट करते जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसको दोबारा से आपने सेल को सिलेक्ट करना, डिलीट की प्रेस कर देनी, डिलीट की, तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका सेट करूँ और राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट कर दूँ, तो राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करूँगा। अब मैं लिख रहा हूँ MS। अब ये देखें पहले कर्सर आ रहा है शुरू में, जब मैं दोबारा से एक्सेल लिखूंगा तो वो दोबारा से इधर चला जाएगा। जब मैं फिर स्पेस दूंगा ये स्टार्ट में आ जाएगा, और जब मैं फिर राइट करूंगा या कुछ भी, तो ये जो है ना दोबारा से इस तरह से इसका कर्सर बार बार जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन से। कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जिस तरह की आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं ये उस तरह की डायरेक्शन खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा, उस तरह की डायरेक्शन ले जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको डिसेबल ही रहने दें, क्योंकि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया हुआ है और ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, वो उसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके टेक्स्ट को राइट करते हुए जो डायरेक्शन है उसको कहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो उसके बाद आते हैं हम मैंने एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एक टेबल ड्रा किया हुआ है, राइट किया हुआ है, तो उसकी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो है ना स्टॉक लिस्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ये स्टॉक लिस्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो इस तरह से मैं इसको ये कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ स्टॉक, तो मैं इसको पहले कर देता हूँ मर्ज सेल करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक, ठीक है, और मैं इसको जो है ना इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करना चाहता हूँ। अभी जब मैं राइट कर रहा हूँ तो आप ये देखें ये सारा बॉक्स क्या है, डिसेबल है, तो इसको आपने दोबारा से बाहर आके सेलेक्ट करना है, तो फिर ये एनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी डायरेक्शन सेट की, मैंने इसको इस तरह से वर्टिकली टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना था, तो मैंने लिख दिया। अब ये जो है ना स्टॉक बिल्कुल नीचे की जानिब है, तो मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो गया और वर्टिकली भी मैं इसको सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ कम कर देता हूँ, तो ये, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, सेम कलर मैंने इसको भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये सारा जो है ना वो ये टेबल के गिर्द बॉर्डर लग जाए, तो यहाँ से आप इसको ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। और उसके बाद इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। अब ये देखें रिमेनिंग स्टॉक जो है ना वो बाहर की जानिब जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको रैप टेक्स्ट कर दूँ, लेकिन रैप टेक्स्ट करने से बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसका बेहतर फिर तरीका यही होता है कि आप इसके सेल की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, ताकि इस तरह से ये एडजस्ट हो जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा है इसका लेंथ, तो इस तरह से आप अपने सेल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे, और ये मैंने इसको कलर दे दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखने वाली बात यहाँ पे एक अंडरस्टैंड की बात ये है कि जब आप कोई नंबर्स लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे आ जाते हैं, और जब आप कोई अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ये लेटर्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो वो किस जानिब शो होते हैं, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। आपके नंबर्स राइट साइड पे होते हैं हमेशा, और आपके जो लेटर्स वगैरह हैं या कोई अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे होते हैं। तो आप फिर भी अपने हिसाब से आप इनके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 की डायरेक्शन है, ये मुझे इधर वाली साइड पे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी थोड़ी विड्थ मैं इस सेल की थोड़ी बढ़ा देता हूँ, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी हेडिंग्स है मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सारा ही डाटा सेंटर में आ जाए, ये भी तीनों सेंटर में शो हों, तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आप इनको सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह, डायरेक्शन वगैरह, और टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह और सारा कुछ इस तरह से एडजस्ट करके आप अपने टेबल वगैरह को, अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने
वर्टिकल अलाइनमेंट को डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को डिस्कस किया, टेक्स्ट ओरिएंटेशन यानी कि टेक्स्ट की जो रोटेशन है उसको डिस्कस किया, इंडेंटेशन को डिस्कस किया और साथ में टेक्स्ट डायरेक्शन को डिस्कस किया, टेक्स्ट रैपिंग को डिस्कस किया और मर्जिंग को डिस्कस किया। तो उम्मीद है आज आपने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अल्मास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।